हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 3 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने निकाला था चेंज इन एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और वहां पर हमने देखा था कि जो चेंज इन एंट्रोपी निकल के आया था इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो पॉजिटिव निकल के आया था, जिसका मतलब ये था कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है। क्या किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्या किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज होती है, क्या फिर किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जो है वो जीरो निकल के आता है। यही आज के इस वीडियो में हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चेंज इन एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल कंसिडर करना होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल, और कार्नोट साइकिल जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिसके ऊपर कार्नोट इंजन की पूरी वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है। कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है, ये हम ऑलरेडी इन 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि कार्नोट साइकिल क्या होता है, पीवी डायग्राम के ऊपर कार्नोट साइकिल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप बड़ी आसानी से चेंज इन एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कार्नोट साइकिल को पीवी डायग्राम के ऊपर हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्नोट साइकिल जो है वो 4 इंडिविजुअल प्रोसेसेस से मिला के बना होता है। पहली प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीवी डायग्राम के ऊपर बाय आइसोथर्म AB, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और दूसरी प्रोसेस होती है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसको हम एडियाबैटिक कर्व BC से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरी प्रोसेस होती है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसको हम आइसोथर्म CD से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथी प्रोसेस होती है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको हम एडियाबैटिक कर्व DA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरी की पूरी रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना चेंज इन एंट्रोपी आया वो हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर हम चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर हम चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैट इज आपके पास है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर हम चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस DA, जो कि है आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर हम चारों प्रोसेसेस में मिले चेंज इन एंट्रोपी का सम कर देंगे, तो हमें नेट चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा ड्यूरिंग दिस रिवर्सिबल प्रोसेस, और फिर हम देखेंगे कि जो नेट चेंज इन एंट्रोपी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या निकल के आता है। तो इस पॉइंट को हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं P1 T1 P1 V1 T1, और इस पॉइंट पर जो सिस्टम के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P2 V2 T1 से। इस पॉइंट पर जो सिस्टम के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P3 V3 T2 से, और इस पॉइंट पर जो सिस्टम के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं P4 V4 T2। तो एग्जाम में डायग्राम तो आप ये बना के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं।
Consider a Carnot cycle as an example for the reversible process to measure the change in entropy. तो अगर आप किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कार्नोट साइकिल का एग्जांपल लेके चलेंगे एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इन अ कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। किसी भी कार्नोट साइकिल में 4 डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इन चारों डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान चेंज इन एंट्रोपी कितना निकल के आएगा वो पहले हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। तो पहली प्रोसेस होती है हमारे पास जिसको हम आइसोथर्म AB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। Isothermal expansion AB, in which heat Q1 is absorbed from the system from the source at constant temperature T1। Isothermal expansion के दौरान क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है वो सोर्स से Q1 हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। T1 यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर है। तो क्योंकि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो जब भी कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि एंट्रोपी जो है इट इज रिलेटेड टू रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस ऑफ द सिस्टम। जब भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी डिसऑर्डर्डनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो उसकी एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा ही आएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज गिवन बाय, इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होगा उसको हम DS1 से डिनोट करेंगे और वो होगा हमारे पास जितनी हीट एब्जॉर्ब की है, Q1 हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने फ्रॉम द सोर्स और कितने टेम्परेचर पर की है, T1 टेम्परेचर पर की है। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्ट की गई है। तो Q1 हीट एब्जॉर्ब की है और हीट जब भी एब्जॉर्ब की जाती है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस का साइन लगाया जाता है और T1 टेम्परेचर पर की गई है तो डिवाइड में T1 आ जाएगा। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो बाकी 3 प्रोसेसेस में चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इन कार्नोट साइकिल वो होती है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसको हम एडियाबैटिक कर्व BC से रिप्रेजेंट करते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान वर्किंग सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज होकर V2 से V3 हो जाता है, बट यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा वो अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस होगा। मींस इस केस में सिस्टम ना तो सराउंडिंग से कोई हीट लेगा और ना ही सराउंडिंग को कोई हीट देगा। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर जो होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में वो 0 होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर Q/T। तो इस केस में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो इस केस में Q 0 होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है इस केस में वो 0 हो जाएगा। किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान, चाहे वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो चाहे वो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो 0 निकल के आएगा क्योंकि Q 0 होगा इस केस में। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखेंगे। चेंज इन एंट्रोपी दिस प्रोसेस इज गिवन बाय, इस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगा उसको हम DS2 से डिनोट करेंगे, वो 0 होगा क्योंकि यहाँ पर Q 0 होगा। तो थर्ड प्रोसेस जो होती है हमारे पास कार्नोट साइकिल में वो होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसको हम आइसोथर्म CD से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान जो हमारा सिस्टम होता है वो सिंक को Q2 हीट जो है वो रिजेक्ट करता है, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2। इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान सिस्टम जो है वो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा था और आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान सिस्टम Q2 हीट जो है वो सिंक को रिजेक्ट करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2। तो इस केस में सिस्टम ने हीट जो है वो सिंक को रिजेक्ट की है तो सिस्टम की एंट्रोपी में डिक्रीज आएगा और डिक्रीज के लिए हम माइनस साइन शो करेंगे। वैसे भी जब भी हीट रिजेक्ट की जाती है सिस्टम के द्वारा तो वहां पर माइनस साइन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। तो इसमें आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट आइसोथर्मल कंप्रेशन CD। इन दिस प्रोसेस हीट Q2 इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम टू द सिंक एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2। इस केस में सिस्टम जो है वो Q2 हीट रिजेक्ट करेगा टू द सिंक और वो काम होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर, जो कि टेम्परेचर है सिंक का। चेंज इन एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस इज गिवन बाय, इस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगा उसको हम डिनोट करेंगे DS3 से। दैट विल बी इक्वल टू हीट रिजेक्टेड टू द सिंक डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर पर हीट रिजेक्शन हुआ है, T2 टेम्परेचर पर हुआ है, तो Q2/T2 आ जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है इस केस में वो नेगेटिव होगा क्योंकि एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की डिक्रीज होगी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, यहाँ पर माइनस साइन भी आप लगाएंगे।
जो फोर्थ प्रोसेस होती है कार्नोट साइकिल की वो होती है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको हम एडियाबैटिक कर्व डीए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, तो इस केस में भी चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो जीरो होगा। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज गिवन बाय, इस केस में चेंज इन एंट्रोपी को हम ds4 से डिनोट करेंगे और वो इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इस केस में भी Q जीरो होगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स चारों प्रोसेसेस के दौरान चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा वो हम निकाल चुके हैं, बाकी का काम हम करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हम इन चारों प्रोसेसेस के दौरान होने वाले चेंज इन एंट्रोपी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब हम फाइंड करेंगे कि इस पूरे एक कार्नोट रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के दौरान नेट चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा। आइए उसको देखते हैं। तो आप लिखेंगे नेट चेंज इन एंट्रोपी इन कार्नोट रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन बाय, जो नेट चेंज होगा इस पूरी कार्नोट साइकिल के दौरान उसको हम ds से डिनोट करेंगे एंड दैट विल बी द सम ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इन ऑल द 4 इंडिविजुअल प्रोसेसेस, दैट इज ds1 प्लस ds2 प्लस ds3 प्लस ds4। इन चारों प्रोसेसेस के दौरान एंट्रोपी में कितना चेंज आया था उन सबको ऐड करके हमें इस कार्नोट रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के दौरान होने वाले नेट चेंज इन एंट्रोपी का पता लग जाएगा। तो ds1 की वैल्यू हमारे पास थी Q1/T1, ds2 की वैल्यू 0 थी, ds3 की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में -Q2/T2 निकाली थी, ds4 की वैल्यू 0 थी। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी ds आ गया Q1/T1 -Q2/T2, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड परफेक्ट गैस स्केल का कंपैरिजन शो करते हैं तो वहां पर हमने देखा था कि जो हमारा Q1/T1 का रेशो होता है वो Q2/T2 के रेशो के बराबर होता है। तो अगर Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 हुआ तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, मींस नेट चेंज इन एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो जीरो निकल के आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एज इन कार्नोट्स रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस वी हैव Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। किसी भी कार्नोट्स रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के दौरान Q1/T1 का रेशो जो है वो Q2/T2 के बराबर होता है। ये सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो अगर हम सिक्स को फिफ्थ में यूज करें तो हमारे पास ds जो है वो जीरो निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर होती हैं। तो आप नीचे लाइन लिखिए कंक्लूजन में, हेंस चेंज इन एंट्रोपी इन कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस दैट इज इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमेशा जीरो रहेगा, उसमें एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होगा जब भी सिस्टम जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंडरगो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी चेंज कितना होता है। तो वहां पर आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो या नन ऑफ द अबव। तो आपको जीरो पे ही टिक करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 के साथ। टिल देन टेक केयर।